एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही पॉडकास्ट में। बायो का रिवीजन आई होप बहुत अच्छे से हो रहा होगा। अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और आपके सामने मैं फिर से एक बार रिवीजन का ये रेडियो लेकर आया हूँ। मेरे पॉडकास्ट पे आप सभी लोग बने रहते हैं, मुझे बड़ी ही खुशी होती है। आज कुछ और बातें करेंगे, कुछ और करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है आज का, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। पैथोजन क्या होता है? जो डिजीज़ काजिंग एजेंट होता है उसको हम लोग पैथोजन कहते हैं। पैरासाइट होता है वो। हो सकता है वो पैरासाइट हार्मफुल ना हो, लेकिन हार्मफुल पैरासाइट को ही हम लोग पैथोजन कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल पैरासाइट्स आर हार्मफुल, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही बात ही है। ऐसी सही बात नहीं है। कुछ पैरासाइट आपकी बॉडी में हो सकता है हार्मफुल ना हो, मे बी कुछ ऐसे होते भी हैं। एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट बोयर, ठीक है। बोयर और कोहेन का नाम जब भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो बोयर और कोहेन का नाम लिया जाता है। इसमें से जो बोयर थे ना, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे काम किया था। और इस्चेरिचिया कोलाई चूँकि एक बैक्टीरिया है, उसके पास अपना खुद का भी एक अपना खुद का भी एक इम्यून सिस्टम होता है। तो इस हिसाब से वो बैक्टीरियोफेज से, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसको इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है, उससे बचने के लिए उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो दो तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाता है। एक होता है मिथाइलेज और एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये दो एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों, आपको पता है बैक्टीरियोफेज क्या होता है ना, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे वो होता है बैक्टीरियोफेज। तो हर्बर्ट बोयर ने क्या किया, इन्होंने उन दो कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी की इस्चेरिचिया कोलाई में, और उन्होंने बातें की कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास ये क्षमता होती है, खास करके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के पास ये क्षमता होती है कि वो डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है। और दूसरे साइंटिस्ट थे स्टेनली कोहेन। तो हर्बर्ट बोयर ने ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया कि दो तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, मिथाइलेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये दोनों के दोनों बैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं और कट करते हैं, तो जहाँ कट करते हैं वहाँ स्टिकी बन जाता है। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं स्टेनली कोहेन। स्टेनली कोहेन जो है, उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाए जाते हैं, जिनको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में मस्त फ्लोट करता रहता है, फ्रीली फ्लोट करता रहता है। अब बैक्टीरिया का अपना खुद का जीनोम होता है और उसके बाहर, उस क्रोमोसोम के बाहर प्लाज्मिड होता है, वो भी उसका भी अपना खुद का जीनोम होता है। तो इसीलिए उसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। तो ये हर्बर्ट बोयर और स्टेनली कोहेन के बारे में बातें थी। बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जिसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसने जब बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन दिया था तो उसने मॉडर्न व्यू भी लिया था, मतलब कि मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को भी लिया था और साथ में ट्रेडिशनल व्यू भी लिया था, ठीक है। एक और इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया में ही है, जिसका नाम है CCMB। CCMB एक्चुअली इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद में है ये। इन लोगों ने इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन किया था। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एक्चुअली दो होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। कह सकते हैं हम लोग कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक डीएनए का जीनोटाइप चेंज करते हैं। और जब यार डीएनए का जीनोटाइप चेंज कर दोगे तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट यानी कि फिनोटाइप भी चेंज होगा ही होगा। क्वेश्चन पूछता है, आप लोग सारे वॉल्यूम देख रहे होगे तो मैं बार बार हमेशा साइंटिस्ट पे, उनके दिया कामों पे और टॉपिक पे फोकस करता रहता हूँ। थोड़ी बहुत बातें जो उससे रिलेटेड है, जो कि नीट में आने की पॉसिबिलिटी है, वो भी बताता रहता हूँ आप लोगों को। तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग हैं, याद रखिएगा। उन्होंने काफ़ी इस पे इम्प्रूवमेंट की है जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में। दूसरा होता है जो केमिकल आपका होता है इंजीनियरिंग, उसमें हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जो कि माइक्रोबियल फ्री होता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग वही डीएनए, वही जीन को ग्रो कराना चाहते हैं जिससे हमारा मकसद पूरा हो जाए। हम थोड़ा भी कंटेमिनेशन नहीं चाहते हैं, तो यही चीज़ हम लोग वहाँ पर कोशिश करते हैं बनाने की। तो एक
बात आपको और बता दूं कि सबसे पहला आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बना था, और कैसे बना था तो याद रखिएगा, उसमें प्लाज्मिड जो यूज हुआ था वो कहाँ से था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। और 1972 में स्टेनली कोहेल हर्बर्ट बोयर ने इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसको बनाने में। तो प्लाज्मिड हम लोग ऑटोनॉमस होता है, आपको पता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये भी आपको पता है, सर्कुलर होता है, हिस्टोन नहीं होते हैं, कोई भी फ्री एंडर नहीं होता है, और प्लाज्मिड का रोल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काफ़ी ठीक ठाक होता है। इस्चेरिचिया कोलाई का बार बार नाम लेता हूँ मैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है ये, इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है, और इस्चेरिचिया कोलाई अगर मौजूद है तो जान लीजिए वाटर पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है। याद रखिएगा, वाटर, जब भी वाटर पॉल्यूशन होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो है नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड के बहुत सारे काम होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है, रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, ये सारे के सारे काम प्लाज्मिड के होते हैं। और एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि मान लीजिए कट करने का काम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का था, हमने डीएनए को कट कर दिया, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग प्लाज्मिड को भी कट कर देते हैं। अब जो ब्रोकन पार्ट होता है डीएनए का, हमारा मनपसंद का जो जीन होता है जिसको हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, उसको ला के हम लोग यहाँ प्लाज्मिड में जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए एंजाइम जो यूज़ करते हैं वो होता है डीएनए लाइगेस। तो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो, चाहे पॉलीमरेज एंजाइम हो, चाहे डीएनए लाइगेस हो। एक वेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, होस्ट भी चाहिए जिसमें आप रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद उसमें इंट्रोड्यूस करोगे। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो हिंड सेकेंड था, हिंड सेकेंड, हिंटुआ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें 6 बेस पेयर इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, अपनी मनपसंद जगह ये कट करते हैं। तो उसी तरीके से हिंड सेकेंड जो होता है वो 6 बेस पेयर देख के कट करता है। अभी तक टोटल 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए जा चुके हैं, और करीब करीब 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया से निकाला जा चुका है। यानी कि 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए जा चुके हैं, 230 स्ट्रेन या 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से दे आर डिस्कवर्ड। ये चीज़ें होती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि, अब देखिए आपको एक और बताएं कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना मलयालम उल्टा पढ़ते हैं तो भी मलयालम आता है, उसी तरीके से जब डीएनए स्ट्रैंड को हम लोग पढ़ते हैं तो वो भी हमें उस तरीके का ही नज़र आता है कि एक उल्टा सीधा एक ही तरह नज़र आता है। तो पैलिंड्रोम स्ट्रैंड में आप 2 बात याद रखना, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, स्ट्रैंड डिफरेंट होना चाहिए। पोलैरिटी सेम यानी कि 5' to 3', तो नीचे वाले में भी आप 5' to 3' ही पढ़ोगे। पोलैरिटी सेम, स्ट्रैंड डिफरेंट होना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज के बारे में हमने पढ़ा, और डीएनए लाइगेज जो होता है जोड़ता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है 2 चीज़ों के बीच में, ठीक है। इस चीज़ को भी आप हमेशा याद रखेंगे। और आपको पता है कि 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल यूज़ करते हैं वो एग्रोस जेल होता है, और जेल पीस से जब हम लोग डीएनए को कट करके निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग इल्यूशन कहते हैं। जेल पीस में हम लोग अगर डीएनए को देखते हैं तो यूवी लाइट का यूज़ करना पड़ता है। अगर उसमें सही उसको विजिबल देखना है तो यूवी लाइट यूज़ करना पड़ेगा, नॉर्मल लाइट में नहीं दिखता है। दूसरी बात, बिना इथीडियम ब्रोमाइड डाले भी नहीं दिखता है, यानी कि बहुत खतरनाक ये डाई होती है इथीडियम ब्रोमाइड जो यूज़ किया जाता है, लेकिन बिना इथीडियम ब्रोमाइड के देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो और जब दिखता है तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है, ब्राइट ऑरेंज बिल्कुल तरीके से, ठीक है। अपने साइज के अकॉर्डिंग ये मूव करता है, सेविंग इफेक्ट इसको कहते हैं हम लोग, और प्रोसेस का नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगर यहाँ पर PVR 322 की, तो उसमें 2, ये क्या होता है, एक आर्टिफिशियल यहाँ पर प्लाज्मिड है, इसमें 2 तरह के रेजिस्टेंस जीन यूज होते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। इसी में एक होता है रोप जीन। तो याद रखिएगा, रोप जीन जो होता है ये प्रोटीन के लिए कोड करता है और प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। एक लाइन बोलता हूँ आपको, रोप कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, ठीक है। तो रोप जीन कोड फॉर प्रोटीन एंड रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, ये बात याद रखिएगा।
और जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस, ये डाइकॉट प्लांट को इफेक्ट करता है, ठीक है, जिसके अंदर टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड पाया जाता है। पहले हार्म पहुंचाता था, अब हम लोग जो है उसी को काट के अपना काम करवा रहे हैं। तो अब जो पहले हार्म पहुंचाता था, अब वो फ़ायदा पहुंचाने लगा है। इस तरीके से देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। तो आई होप थोड़ा बहुत रिवीजन आज हुआ आपका, और आगे आप लोग बने रहेंगे, अच्छे से खाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सोएंगे। कोई भी काम हैज़ार्ड मैनर में नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से होना चाहिए हर चीज़। घबराने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त तो है, घबराने का वक्त नहीं है, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।